दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आप सभी के लिए ठीक है हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, ठीक है हिंदी भाषा और पत्रकारिता के 2000 MCQ की महत्वपूर्ण क्लासेस चला रखी है। ठीक है, आज ये अपनी 7वीं क्लास है। ठीक है, और ये क्लास भाई EMRS, ठीक है, KVS और NVS, ठीक है, TGT PGT वालों के लिए तो है ही काफी महत्वपूर्ण। लेकिन जो अन्य बच्चे भी जो है, जो हिंदी साहित्य से TGT PGT करने लग रहे हैं, उन सभी के लिए भी क्लास काफी महत्वपूर्ण है भाई। तो सभी बच्चे अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और कमेंट भी जरूर से जरूर करें भाई, तभी मुझे आप पता चलता है भाई आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और आज आपको भाई PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, और साथ में इनके क्वेश्चन आंसर भी, ठीक है, इन क्वेश्चनों के। तो क्लास स्टार्ट करते हैं 211वें क्वेश्चन से। 210 क्वेश्चन हमने कर लिए थे कल की क्लास में। ठीक है, और हर एक क्लास में हम 35 क्वेश्चन करते हैं, आप सभी को पता है। तो करते हैं, अंतर्वेदी किस बोली का प्राचीन नाम है। तो किसका भी, अवधि का है, ब्रज का है, खड़ी बोली का है, राजस्थानी का है। तो अंतर्वेदी भाई ब्रज भाषा का क्या है, प्राचीन नाम है। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। और ब्रज भाषा, जो ब्रज भाषा है, इसकी उपबोलियां कौन कौन सी, एक तो भुक्शा है, पेपर में पूछी गई है, जाटो वाटी वाटी है भाई, ठीक है, जाटो वाटी है, ठीक है, और डांगी है। कौन सी है, डांगी है। ये ब्रज भाषा की उपबोलियां है भाई। और जो अवधि बोली है, ठीक है, अवधि बोली को क्या कहा जाता है, कोसली और बेसवाड़ी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अवधि बोली को। और जो खड़ी बोली है, ठीक है, इसको कोरवी नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। अवधि बोली को कोसली और बेसवाड़ी, खड़ी बोली को कोरवी, और ब्रज भाषा का प्राचीन नाम क्या है, अंतर्वेदी है भाई। ठीक है, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना खड़ी बोली के प्राचीन प्रयोग से संबंधित नहीं है। भाई इनमें से कौन सी ऐसी रचना जो खड़ी बोली के प्राचीन प्रयोग से संबंधित नहीं है, वो हमें बतानी है। एक तो खालिक बारी, कुवल्यमाला, प्राक्त पैंगलम, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, तो भाई खालिक बारी रहेगी। ठीक है, खालिक बारी खड़ी बोली के प्राचीन प्रयोग से संबंधित नहीं है। इसके रचनाकार कौन है, अमीर खुसरो है। कौन है भाई, अमीर खुसरो है। ठीक है, और जो प्राक्त पैंगलम है, इसके रचनाकार कौन है, तो लक्ष्मीधर है। कौन है, लक्ष्मीधर रहेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो प्राक्त पैंगलम है, प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है इस रचना में। ठीक है, और जो कुवैल्य माला है, ठीक है, ये किसकी रचना, ये उद्योतन सूर्य की रचना रहेगी। किसकी, उद्योतन सूर्य की रचना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कुवल्य माला। और 778 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, और ये एक गद्य कृति है। क्या है, एक गद्य कृति रहेगी कुवल्य माला। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है। तो भाषा विकास के प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है भाई, वो हमें बताना है। तो देखते हैं, बोली भाषा राष्ट्रभाषा नहीं, विभाषा बोली भाषा नहीं। तो भाई बोली, विभाषा और भाषा, सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, भाषा विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में बोली, विभाषा और भाषा क्रम बिल्कुल सही है। और भाई जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण जनता, जो साधारण जनता अपने समूह या घरों में करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। ठीक है, जो साधारण जनता है वो क्या है, स्थानीय बोलियों का प्रयोग अपने समूह या घरों में करती है, तो उसको क्या कहेंगे, हम बोली कहते हैं। ठीक है, और विभाषा क्या होती है, क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत होती है। ठीक है, क्षेत्र बोली की अपेक्षा क्या है, अधिक विकसित होती है। ठीक है, परिभाषाएं पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये क्या होती है, विभाषा होती है। और एक प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित होती है भाषा। ठीक है, और भाषा बोली का पूर्ण विकसित रूप है। भाषा का क्षेत्र क्या है, व्यापक होता है, आपको ध्यान रखना है। जो भाषा, इसका क्षेत्र व्यापक व्यापक होता है। और जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है भाई।
अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। तो देखते हैं, साहित्यिक भाषा का एक सामान्य लक्षण यह होता है कि वह सब बोलियों का महत्व समापवर्तक होती है। बिल्कुल सही है भाई। कारण देख लेते हैं सही है या गलत है। सबके समन्वय योगदान और संरक्षण से साहित्यिक भाषा का विकास होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो उपयुक्त वक्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है, तो देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या करता, तो ए आंसर अपना बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों सही है और ए क्या है, बी जो ए है वो आर की सही व्याख्या कर रहा है। ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा विषम संयोजन है? ठीक है, इनमें से कौन सा विषम संयोजन यानी जो गलत है, जो अलग मिला हुआ है वो बताना हमें। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी, ठीक है, तो मगही बिहारी ठीक है, मालवी राजस्थानी, बघेली पश्चिमी बोली, ये गलत है भाई। ठीक है, ये क्या है, गलत है। देख लेते हैं, जो बघेली है इसका विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी से हुआ है। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है। और कोरवी, हरियाणवी, ब्रज भाषा, बुंदेली तथा कन्नौजी, ये बोलियां आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि है, जो देवनागरी लिपि है वो क्या है? चित्रात्मक है, संकेतात्मक है, अक्षरात्मक है या वर्णात्मक है? तो देवनागरी लिपि भाई अक्षरात्मक रहेगी, इससे आंसर अपना बिल्कुल ठीक है। जो देवनागरी लिपि है अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि एक वर्ण के एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है। ठीक है, जो देवनागरी लिपि है इसमें एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर है वो क्या है, उच्चरित होते हैं यानी बोले जाते हैं। और देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले भी बताया है। और ब्राह्मी लिपि की उत्तर शैली 4 या 5वीं सदी ठीक में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6ठी सदी में सिद्ध मात्रिक या कुटिल लिपि विकसित हुई थी, ये मैंने बताया है पहले की क्लासों में। और कुटिल लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा का अर्थ है। तो राजभाषा का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है ये हमें बताना है। राज्यों में बोली जाने वाली भाषा नहीं, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा, बिल्कुल ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। जो राजकीय कार्यों में प्रयोग होती है उस भाषा को राजभाषा कहते हैं। और राजभाषा किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जो कि सभी राजकीय प्रयोजन अर्थात सरकारी कामकाज में प्रयोग में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रथम विश्व सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो मॉरिशस में, लंदन में, त्रिनिदाद में सॉरी नागपुर में। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था भाई। और कब हुआ था? 10 और 12 जनवरी को। ठीक है, 10-12 जनवरी 1975 ईस्वी को नागपुर में हुआ था। और जो द्वितीय विश्व सम्मेलन है ये मॉरिशस में हुआ था, पहला, दूसरा, ठीक है, और छठा विश्व सम्मेलन लंदन में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और पांचवा त्रिनिदाद में हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको। पहला नागपुर में, दूसरा मॉरिशस में, पांचवा त्रिनिदाद में और छठा क्या है, लंदन में। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष, कल मैंने आपको एक थ्योरी परसों आपको एक मैंने थ्योरी क्लास प्रोवाइड करवाई थी, हिंदी गद्य का विकास, उसमें ये सभी दे रखे थे। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में बता रखा था, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी इसके बारे में बता रखा था। जिस बच्चे ने क्लास नहीं देखी तो वो जाकर देख सकता, मेरे चैनल पर आपको क्लास मिल जाएगी। और मेरे चैनल पर विजिट करो, आपको हिंदी साहित्य के लिए काफी कुछ मिलेगा भाई। ठीक है, जो आपकी तैयारी को काफी हद तक अच्छा बना देगा। तो यह आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1870 में, 1872 में, 1873 में, 1875 में। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, डी आंसर बिल्कुल सही है। और किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक, ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 100वें संशोधन
विधेयक द्वारा 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 4 भाषाएं सम्मिलित की गई है? तो कौन सी 4 भाषाएं सम्मिलित की गई है ये हमें बताना है। तो देखो, एक तो 100वां संशोधन नहीं हुआ था, ये पहले ही क्वेश्चन क्या हो गया, रोंग हो गया। 100वां नहीं हुआ था, 92वां हुआ था 2003 में। ये आपको ध्यान में रखना है, 92वें संशोधन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 100वां नहीं है, 92वां है, जो 2003 में हुआ था। और इसमें कौन कौन सी अनुसूचित, ठीक है, अनुसूची में क्या है, भाषाएं थी। तो कौन कौन सी थी भाई? बोडो थी, संथाली थी, डोगरी थी और मैथिली थी। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। 100 गलत है यहाँ पे। 92 संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, इसमें 4 भाषाएं सम्मिलित थी, बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्थाओं का वरीयता क्रम बताइए। ठीक है, जो संस्थाएं हैं इनका क्रम हमें बताना। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन, ठीक है, देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन में। दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा, नागरिक प्रचारिणी सभा और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। तो देखो भाई, सबसे पहले नागरिक प्रचारिणी सभा आएगी, ठीक है। अगर जिस बच्चे ने मेरे चैनल पर हिंदी साहित्य की पीवाईक्यू की क्लास लगाई है, थ्योरी क्लास लगाई है, ठीक है, या हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध अध्ययन वाली क्लासें लगाई है, तो आप इसको आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्योंकि नागरिक प्रचारिणी सभा, ठीक है, 1893 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले नागरिक प्रचारिणी सभा आएगी। वैसे हमारा बी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद पहले पे देखते हैं क्या है, कौन सी दे रखी है, हिंदी साहित्य सम्मेलन, ठीक है। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 ईस्वी में हुआ था भाई, ठीक है। और दक्षिणी भारत, ठीक है, ये हुआ था 1910 में, ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई तीसरा और पहला ये आपको पता चल गया। और जो दूसरा है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, ये 1918 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और जो राष्ट्रीय प्रचार समिति है इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। तो अपना बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। नागरिक प्रचारिणी सभा 1893, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा 1918 और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1936 ईस्वी। तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखा गया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ये मैंने जो सीरीज चलाई है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, अगर आप 2000 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, विद डिटेल, तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं, तो कौन से ग्रंथ की भूमिका के रूप में था? हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी शब्द सागर या हिंदी वाङ्मय। तो भाई जो हिंदी शब्द सागर है, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, शिव सिंह सरोज रचना का संबंध किससे है? जो शिव सिंह सरोज रचना है इसका संबंध किससे है? ठीक है, इतिहास से है, काव्य से है, काव्य शास्त्र से है या उपन्यास से है? तो शिव सिंह सरोज रचना का संबंध इतिहास ग्रंथ से है, ठीक है। ये क्या है कि इतिहास ग्रंथ है और ये साहित्य इतिहास का ग्रंथ है, ये आपको ध्यान रखना, शिव सिंह सरोज। और शिव सिंह सरोज के रचनाकार कौन है? शिव सिंह सेंगर है। कौन है भाई? शिव सिंह सेंगर है। और इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसमें 838 भाषा कवियों का जीवन चरित्र है, ठीक है, ध्यान रखना। और उनकी कविताओं के उदाहरण भी दिए गए हैं शिव सिंह सरोज में भी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो पुष्पदंत, शेरप्पा, सालिल भद्रसूरी या अमीर खुसरो। तो भाई हिंदी साहित्य का प्रथम कवि शेरप्पा को माना जाता है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई, ठीक है। और जो भाई ये
सेरप्पा है, इनको सरोज, वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। और राहुल सांस्कृत्याय ने सेरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, किसने माना सेरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि? तो राहुल सांस्कृत्याय ने, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डिंगल शैली का प्रयोग किसमें मिलता है? तो डिंगल शैली का प्रयोग हमें किसमें मिलता है? सिद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, रासो साहित्य में या लौकिक साहित्य में? तो भाई सिद्ध साहित्य, सॉरी, रासो साहित्य में डिंगल शैली का प्रयोग हमें मिलता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण किसमें किया है? वीर गाथा काल के अंतर्गत किया है। वीर गाथा काल के अंतर्गत किया है, ध्यान रखना है। और जो दलपति विजय जी है, इनकी रचना खुमान रासो, ठीक है, काफी बार पेपर में पूछी गई है। खुमान रासो किसकी रचना है? दलपति विजय की है। बीसल देव रासो किसकी है? ये नरपति नाल की रचना रहेगी। ठीक है, पृथ्वीराज रासो ये चंद्र बरदाई जी की रचना है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और ये सभी रासो परंपरा के ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, नाथ परंपरा, सॉरी, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो गोरखनाथ, मशेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ और भरथरीनाथ। तो गोरखनाथ रहेंगे नाथ पंथ के प्रवर्तक। और कहीं कहीं पर भाई मशेंद्रनाथ को भी नाथ परंपरा का प्रवर्तक मान लिया जाता है, क्योंकि गोरखनाथ के क्या थे? गुरु थे। और नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। और गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। ठीक है, किस योग का प्रवर्तन किया है? हठ योग का, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, पवनचरियो में किसकी कथा है? तो पवनचरियो में किसकी कथा है? कृष्ण की है, राम की है, नल दमयंती की या महावीर की है? तो पवनचरियो में भी राम की कथा वर्णित है। ठीक है, किसकी है? राम की कथा वर्णित है। और इसके रचनाकार कौन है पवनचरियो के? तो स्वयंभू जी रहेंगे। ठीक है, स्वयंभू जी रहेंगे। और ठीक है, स्वयंभू ने पवनचरियो को, उनके जो स्वयंभू जी है, इनकी ये रचना पवनचरियो क्या थी? आधी अधूरी रह गई थी, जो इनके पुत्र त्रिभुवन ने इसको, त्रिभुवन ने पूरा किया है। और त्रिभुवन किसके? स्वयंभू के ही पुत्र है। और जो भाई ये स्वयंभू है, इनकी और रचनाएं भी है, जैसे रिट नेमिचर्यु, स्वयंभू छदम, ये काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं स्वयंभू को। और स्वयंभू को भाई अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, शायद कल भी मैंने आपको बताया था, वाल्मीकि और व्यास भी कहा जाता है अपभ्रंश को, स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन है, व्रजयान क्या है? ठीक है, व्रजयान क्या है? तो व्रजयान क्या है भाई, ये हमें बताना है। विशालाय, विशाल, सॉरी, विशालयान है, व्रज के समान कठोर अस्त्र है, पर्वत है, या बौद्ध मत का एक पंथ है? तो जो व्रजयान है, ये बौद्ध मत का एक पंथ है भाई। ठीक है, और इससे क्या है? महासुखवाद का प्रवर्तन होता है। और ये, सॉरी, महासुखवाद का प्रवर्तन व्रजयान शाखा में ही हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और महासुखवाद का अर्थ क्या है? आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व। ठीक है, आनंद स्वरूप क्या है? ईश्वर तत्व है ये महासुख। और प्रज्ञा का उपाय के योग से ही इस महासुख दशा की प्राप्ति होती है। गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है, मूल रूप से व्रजयान शाखा का ही एक रूप है, लेकिन व्रजयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और जिस भी बच्चे ने थ्योरी क्लासेस नहीं देखी, तो प्लीज वो थ्योरी क्लासेस जरूर से जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का ग्रंथ माना है? तो किस प्रकार का ग्रंथ माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को? तो पूर्ण प्रमाणिक, पूर्णतः अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः अप्रमाणिक ग्रंथ माना है। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? मैंने पीछे भी आपको बताया है, चंद्र बरदाई जी रहेंगे। ठीक है, चंद्र बरदाई जी रहेंगे पृथ्वीराज रासो के क्या भी रचनाकार। और इसमें 69 सर्ग है, पृथ्वीराज रासो जो है, इसमें 69 सर्ग है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में वर्णित किया, काफी बार पेपर में पूछा गया है। सुख सखी, सॉरी, सुख सुखी संवाद, संवाद के रूप में रचित माना है पृथ्वीराज रासो को। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, काफी बार पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कानों में बड़े बड़े छेद करके उनमें भारी कुंडल धारण करने वाले कनफटा साधु किस संप्रदाय से संबंधित है? तो किस संप्रदाय से संबंधित है?
ओघड़ पंथ, सूफी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय या सहजिया संप्रदाय? तो नाथ संप्रदाय से संबंधित थे वे। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, कानों में बड़े बड़े छेद करके उनमें भारी कुंडल धारण करने वाले कनफटा साधु किस संप्रदाय संबंधी से? तो नाथ से थे। और नाथों की संख्या मैंने अभी आपको बताई कितनी थी? 9 थी। और लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। ठीक है, नाथ संप्रदाय के जो साधु है, इनको जो लोग है, इनको नवनाथ भी कहते हैं। भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के धर्म गुरु कौन है? जो अमीर खुसरो है, इनके धर्म गुरु कौन है? तो कौन है? ख्वाजा, स्वयंभू, निजामुद्दीन औलिया या इनमें से कोई नहीं? तो अमीर खुसरो के धर्म गुरु है निजामुद्दीन औलिया। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और खुसरो का वास्तविक नाम काफी बार पेपर में पूछा गया। तो खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन है। क्या है भाई? अबुल हसन है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम। और जो अमीर खुसरो है, इनको खड़ी बोली का आदि कवि भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का क्या कहा जाता है? आदि कवि भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कौन कौन सी है? खालिक बारी, ठीक है, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल, इनकी प्रमुख रचनाएं है। और जो अमीर खुसरो है, इनकी पहेलियां और मुकरियां में क्या है? उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। ये आपको ध्यान रखना, पेपर में काफी बार पूछा गया है। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में किसकी प्रधानता है? तो उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता रहेगी। अगला क्वेश्चन है, मगहर स्थान का संबंध किससे है? मगहर स्थान का संबंध किससे है? तो कबीर, सूरदास, तुलसीदास या जायसी? तो मगहर स्थान का संबंध भाई किससे है? तो भक्ति काल के संत काव्य धारा के निर्गुण कवि किससे है? कबीरदास से है भाई। ठीक है, ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। कहाँ पे? काशी में हुआ था। और मृत्यु इनकी 1518 ईस्वी में कहाँ पे हुई थी? मगहर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि में निर्धारित अवस्थाओं में कौन सी नहीं है? क्या भी पुष्टि मार्ग में निर्धारित अवस्थाओं में कौन सी नहीं है? तो विरहा शक्ति, रूपा शक्ति, लीला शक्ति या भाव शक्ति? तो भाई विरहा शक्ति नहीं है। पुष्टि मार्ग में निर्धारित अवस्थाओं में विरहा शक्ति नहीं है। पुष्टि मार्ग भक्ति में पुष्टि भगत, ठीक है, जो पुष्टि क्या है? ये पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। ठीक है, पुष्टि मार्ग में जो पुष्टि है, ये किसको कहा जाता है? भगवत अनुग्रह या कृपा को। ये आपको ध्यान रखना है, भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है भाई। ठीक है, पुष्टि। और पुष्टि मार्गे भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग होते हैं। कितने प्रकार के मार्ग होते हैं? 3 प्रकार के मार्ग होते हैं। 3 के जीव, ठीक है, 3 के जीव तथा 3 प्रकार के भक्त होते हैं। वल्लभाचार्य की भक्ति कैसी थी? पुष्टि मार्गी भक्ति थी भी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कवितावली का प्रमुख छंद। जो कवितावली है, ठीक है, तुलसीदास जी की रचना है कवितावली। इसमें प्रमुख छंद कौन सा है? दोहा चौपाई, दोहा कवित, कुंडलिया या कवित सवैया? तो भाई दो कवितावली में कवित सवैया है भाई। और किसकी रचना बताई मैंने? तुलसीदास की है। तुलसीदास की और रचनाएं कौन कौन सी? काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। तुलसीदास की वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा, पर्सन, रामलला नेचू, कृष्ण गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। ये इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं तुलसीदास जी की। अगला क्वेश्चन है, तुर्की बाबरनामा का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद किसने किया है? तुर्की बाबरनामा का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद किसने कहा है? तो अमीर खुसरो ने किया है, ताजुद्दीन दहलवी ने किया है, अबुल फजल ने कहा या रहीम ने किया है? तो रहीम ने किया है।
अब्दुल की बाबरनामा का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद रहीमदास ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और रहीमदास का मूल नाम क्या था, काफी बार पेपर में पूछा गया है रहीमदास का मूल नाम। तो अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, ये इनका मूल नाम था रहीम जी का। और इनकी रचनाएं हैं दोहावली, नगर शोभा, काफी बार नगर शोभा में से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप यूजीसी नेट कर रहे हो उसमें आप देख लेना, नगर शोभा से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है। श्रृंगार सोरठा है, मदनाष्टक है, बरवेनाई का भेद है, ये इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है। और रहीमदास ने संस्कृत, ठीक है, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में, ठीक है, कौन सी रचना की थी, खेट कोतुकम जातकम, ठीक है, ये रचना की थी। और ये क्या है, एक ज्योतिष ग्रंथ है। खेटकुम जातकुम क्या है, एक ज्योतिष ग्रंथ है। और संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में इसकी रचना इन्होंने की थी, रहीम जी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि अकबर के दरबार से संबंधित था। इनमें से भाई कौन से ऐसी कवि है जो अकबर के दरबार से संबंधित थे। तो कौन सा था, नरहरि थे, गंग थे, कुंभन दास या चतुर्भुज दास। तो गंग कवि जो है, ठीक है, और गंग कवि जो है ये भी अकबर के दरबार से संबंधित है। और इनका पूरा नाम क्या था, तो गंगा दास था। गंग कवि का पूरा नाम क्या था, गंगा दास था, ध्यान रखना है। और कवि गंग ने कौन कौन सी रचना की, एक मिनट रुको भी, गंग पदावली, गंग पच्चीसी, काफी बार पेपर में पूछी गई रचनाएं हैं ये सभी, ठीक है, गंग रत्नावली, ये इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं गंग कवि की, ठीक है। और जो गंग कवि है ये बीरबल के बाल सखा थे, ठीक है, क्या थे, बाल सखा थे बीरबल के गंग कवि। और रहीमदास की कृपा के पात्र थे। और डोडरमल, नरहरि, महापात्र, बीरबल, तानसेन, पृथ्वीराज तथा रहीमदास अकबर के अन्य दरबारी कवि थे। भैया आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये कथन किसका। ये कल या परसों मैंने आपको व्याख्या में बताया था भाई। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, जो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, ये मत सोचो जो ये लिखे हुए हैं ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो मैं आपको बताती हूँ हर एक क्वेश्चन में वो भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप उनको भी अच्छी प्रकार से करें। तो नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या रामचंद्र शुक्ल जी। तो तुलसी का सारा समन्वय की विराट चेष्टा है, सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है भाई, ठीक है। और द्विवेदी जी ने यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के संबंध में कहा है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये कथन भी काफी बार पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भूषण का वास्तविक नाम था, जो भूषण थे इनका वास्तविक नाम क्या था भाई, कृष्णदास, रास बिहारी, गोपी चंद्र या घनश्याम। तो भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था, डी आंसर अपना बिल्कुल ठीक है। और गणपति चंद्र गुप्त जी ने, ठीक है, जो गणपति चंद्र गुप्त जी थे इन्होंने इनका मूल नाम पतिराम या मणिराम माना है, जबकि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम ही बताया है, ठीक है, ध्यान रखना है, ये पूछे जाते हैं, आलोचना में पूछे जाते हैं ये नाम। और भूषण जो थे ये वीर रस के कवि थे, ठीक है, किस रस के थे, वीर रस के कवि थे भी भूषण, ठीक है, काफी बार पूछा गया है भूषण कवि कौन से रस के कवि थे, तो वीर रस के कवि थे। और चित्रकूट के सोलंकी राजा, ठीक है, कहाँ के, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी, ठीक है, कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी भूषण को, तो भाई चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी, ठीक है, ध्यान रखना है। और इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भूषण जी की। अगला क्वेश्चन है भाई,
कौन सी रचना रस विवेचन से संबंधित है? इनमें से भाई कौन सी ऐसी रचना है जो रस विवेचन से संबंधित है? तो कौन सी है? रस रहस्य है, भाव विलास है, अंग दर्पण है, उपयुक्त सभी है। भाई इनमें से सारी रचनाएं रस विवेचन से संबंधित हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार मैं कह रही हूँ भाई, जिस बच्चे ने अगर मेरी थ्योरी की क्लासे नहीं देखी तो प्लीज मेरे चैनल पर जाके देखिए। मैंने अलग से रस विवेचन की रचनाएं बता रखी है। ठीक है, अलग से सारे करवा रखे हैं और काफी महत्वपूर्ण क्लासे हैं वो। ठीक है, और जो नोट्स के जरिए मैंने आपको क्लास करा रखी वो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, शॉर्ट नोट में मैंने आपको हिंदी साहित्य काफी हद तक कंप्लीट करवा रखा भाई। और हिंदी साहित्य क्रमबद्ध अध्ययन नाम से मेरी आपको क्लास मिल जाएगी, तो प्लीज आप उसको जाकर जरूर से जरूर देखें। तो ये सभी रचनाएं क्या है? रस विवेचन से संबंधित रचनाएं हैं। ठीक है, रस रहस्य किसकी है? कुलपति मिश्र जी की रचना है। और ये मम्मट के रस रहस्य का छाया अनुवाद है, ध्यान रखना है। जो रस रहस्य है ये मम्मट के रस रहस्य का छाया अनुवाद है, ध्यान रखना है भाई। आगे है, आगे देखते हैं। और जो ये भाव विलास है ये किसकी रचना है? ये देव जी की रचना है। किसकी है? देव जी की रचना है। और ये क्या है? रस एवं नायिका भेद का वर्णन है इसमें। ठीक है, और रसलीन की कौन सी है? अंग दर्पण रचना रहेगी रसलीन का की। और ये भाई नायिका के अंगों का उपमा तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों द्वारा चमत्कार पूर्ण इसमें वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी रीति काव्य की किस कोटि के कवि थे? तो किस कोटि के कवि थे बिहारी? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त या इनमें से कोई नहीं? तो भाई रीति सिद्ध कवि थे बिहारी दास। ठीक है, बिहारी रीति काव्य की रीति सिद्ध कोटि के कवि थे। ठीक है, रीति सिद्ध कोटि के कवि थे, ध्यान रखना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी कवि कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी लाल को रसवादी कवि कहा है, ध्यान रखना है। जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। ठीक है, और भाई ध्वनिवादी कवि किसने कहा है? बिहारी दास को। तो नगेंद्र ने कहा है। और बिहारी लाल की एकमात्र ही रचना है, क्या नाम है उसका? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई भाई। ठीक है, और ये दोहा छंद में रचित है। कैसे में रचित है? दोहा छंद में रचित है भाई बिहारी सतसई। और इसमें भाई 719 दोहे है। किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सतसई की टीका लिखी है जो काफी प्रमाणिक है, उसमें 713 दोहे माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे कविराज शिरोमणि कहा जाता है? किसे कविराज शिरोमणि कहा जाता है ये आपको बताना है। तो किसको कहा जाता है? कविराज शिरोमणि। तो देखते हैं, घनानंद, बिहारी, केशवदास या पद्माकर? तो पद्माकर को भाई कविराज शिरोमणि कहा जाता है। ठीक है, जो जयपुर नरेश प्रताप सिंह थे। ठीक है, जयपुर नरेश थे प्रताप सिंह, इन्होंने पद्माकर को कवि राज शिरोमणि कहा है, ये ध्यान रखना है। जयपुर के राजा थे प्रताप सिंह। ठीक है, जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर को कवि राज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और जो पद्माकर जी हैं इनकी रचनाएं हैं काफी महत्वपूर्ण रचना है। हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, राम रसायन तथा अली जहा प्रकाश, इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है। और जो पद्माकर जी है इन्होंने होली, फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी शिद्दत के साथ किया है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ललित ललाम ग्रंथ में क्या है? जो ललित ललाम है भाई मतीराम जी का, इसमें क्या है? तो क्या है इसमें? रस विवेचन है, अलंकार विवेचन है, छंद विवेचन है, नायिका भेद विवेचन है। तो भाई मैंने ये रस विवेचन के अलग से ग्रंथ बता रखे, अलंकार विवेचन के अलग से, छंद विवेचन से अलग के, और नायिका भेद के अलग से। तो इसीलिए मैं बार बार में कहती हूँ आप थ्योरी क्लास जरूर से जरूर देखें। और ज्यादा डिटेल में नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो नोट्स के जरिए मैंने आपको क्लास दे रखी है हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध अध्ययन नाम से।
ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें शॉर्ट नोट के माध्यम से काफी हिंदी साहित्य उसमें मैंने करवा रखा, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो ललित ललाम कैसा ग्रंथ है? तो अलंकार विवेचन का ग्रंथ है ललित ललाम। और किसकी रचना मैंने आपको बताई है? मतीराम की रचना रहेगी। और मतीराम की अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? फूल मंजरी है, ठीक है, जो पेपर में पूछी जाती है। रसराज है, काफी महत्वपूर्ण रचना है ये भी, ठीक है, ठीक है भाई। रसराज सतसई, अलंकार पंचासी का, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार तथा साहित्य सर आदि मतीराम की काफी महत्वपूर्ण रचना है। और जो मतीराम जी है, इनका प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी, फूल मंजरी है। किंतु बच्चन सिंह ने रसराज को प्रथम माना है, ठीक है। रसराज को प्रथम ग्रंथ किसने माना है? बच्चन सिंह ने माना है। और रसराज किसका ग्रंथ है? मतीराम का भाई। अगला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा का क्षेत्र कौन सा है? तो राजा रवि वर्मा का क्षेत्र कौन सा है इनमें से? साहित्य, चित्रकला, संगीत या रंगमंच? तो राजा रवि वर्मा का क्षेत्र इनमें से चित्रकला है भाई, ठीक है। कौन सा है? चित्रकला है। और ये चित्रकला के लिए काफी विख्यात है भाई, ठीक है। और इन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के प्रमुख पात्रों का चित्रण किया है। इनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्य और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र हैं। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1900 ईस्वी है, ठीक है, 1900 ईस्वी है, ठीक है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन। और ये इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। कहाँ से भाई? इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, ये आपको ध्यान रखना है। और 1902 ईस्वी में इसका संपादक किसने किया था? श्याम सुंदर दास ने किया था। और 1903 ईस्वी में इसके संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी बने थे भाई। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जो भारतेंदु जी की नहीं है, वो हमें बतानी है। वर्षा विनोद, अंधेर नगरी, फूलों का गुच्छा या वर्षा बिंदु? तो भाई इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है? तो वर्षा विनोद नहीं है। कौन सी नहीं है? वर्षा विनोद नहीं है, ठीक है। और ये किसकी रचना? वर्षा विनोद नहीं, वर्षा बिंदु किसकी है? ये वर्षा बिंदु किसकी रचना? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये इनकी रचना रहेगी वर्षा बिंदु। और सभी रचनाएं वर्षा विनोद, अंधेर नगरी, फूलों का गुच्छा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काफी महत्वपूर्ण रचना है। और भाई बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की और रचना है जो काफी महत्वपूर्ण है, मैं आपको उनकी वो रचनाएं भी बताती हूँ। तो जीर्ण, जनपद, आनंद अनुरोध्य, हार्दिक, हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, लालित्य लहरी, ठीक है, और ब्रजचंद पंचक। ये प्रेमगंज जी काफी महत्वपूर्ण काव्य कृतियां, ये आपको ध्यान रखना है। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जो है ये उर्दू में अबर नाम से रचना करते थे, ठीक है। उर्दू में किस नाम से रचना करते थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज? तो अबर नाम से कविताएं लिखते थे, ध्यान रखना है। और प्रेमगंज ने विलायत में दादा भाई नौरोजी जी को काला कहे जाने पर 100 पूर्ण कविताएं लिखी। इन्होंने मैंक महिमा की रचना खड़ी बोली में भी की है। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास के जो 35 क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और आज आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।